हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने क्लोरीन का विचरण पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण की विधि पढ़ी थी। औद्योगिक निर्माण विधि में हम लोगों ने डिकन विधि और विद्युत अपघटनी विधि पढ़ा और आज हम क्लोरीन का गुणधर्म और उपयोग पढ़ेंगे। तो गुणधर्म में हम इसके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण देखेंगे। भौतिक गुण है कि ये एक हरे और पीले रंग की गैस है। सेकंड है कि ये जल में विलेय है और क्लोरीन जब जल में घुल जाती है तो जो विलयन हमें मिलता है उस विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं। और थर्ड है कि ये वायु और ऑक्सीजन दोनों से ही भारी है। रासायनिक गुण में फर्स्ट हम देखते हैं H2O यानी जल से क्लोरीन की अभिक्रिया। तो क्लोरीन जब जल से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस हमको मिलता है HClO हाइपोक्लोरस अम्ल। सेकेंड अभिक्रिया हम देखते हैं अमोनिया के साथ। तो अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ दो तरीके की होती है। जब हम क्लोरीन की कम मात्रा लेते हैं और अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन अमोनिया से रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमें देता है नाइट्रोजन गैस यानी N2 और प्लस हमें मिलता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्लोरीन की कम मात्रा ले रहे हैं। अगर हम क्लोरीन की अधिक मात्रा की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो इस कंडीशन में हमें मिलता है NCl3 प्लस HCl, जहाँ NCl3 को नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड कहते हैं और ये एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है उसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जा सकता है। इसके उपयोग में हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो अभिक्रिया है अमोनिया की क्लोरीन से, यही अभिक्रिया हम रासायनिक गुण में अमोनिया के रासायनिक गुण में भी पढ़ चुके थे। तीसरी रिएक्शन हम देखते हैं NaOH से। तो NaOH से क्लोरीन की रिएक्शन दो तरीके से होती है। जब हम ठंडे और तनु का यूज़ करते हैं तो अलग उत्पाद मिलेगा और जब गर्म और सांद्र NaOH का यूज़ करते हैं तो हमें अलग उत्पाद मिलता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं जब हम ठंडे और तनु NaOH का उपयोग करते हैं तो क्लोरीन ठंडे और तनु NaOH से रिएक्शन करती है तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे NaCl और प्लस हमें मिलता है NaOCl और प्लस H2O, जहाँ NaOCl को सोडियम हाइपोक्लोरेट कहते हैं। अब हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे। जब गर्म और सांद्र NaOH का उपयोग किया जाता है तब क्लोरीन NaOH से अभिक्रिया करती है तो हमें देखते हैं कि दो उत्पाद तो सेम प्राप्त होता है। यहाँ पे NaCl मिलेगा और H2O, ये दोनों सेम हमें मिल जाएंगे। लेकिन जो बीच का उत्पाद हम लिखे हैं NaOCl, यहाँ पे हमें अलग मिलेगा। यहाँ पे मिलता है NaClO3, जहाँ NaClO3 को सोडियम क्लोरेट कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ठंडे और तनु NaOH से हमें सोडियम हाइपोक्लोरेट मिल रहा है, जबकि गर्म और सांद्र NaOH से हमें सोडियम क्लोरेट प्राप्त हो रहा है। फोर्थ हम देखते हैं ऑक्सीकारक गुण। तो क्लोरीन जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। तो क्लोरीन की रिएक्शन जैसे कि अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो हम देखते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाता है और यहाँ पे हमें मिलता है KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस हम देखते हैं कि यहाँ से आयोडीन गैस जो है मुक्त हो जाती है। या फिर अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन KBr से पोटेशियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे मिलता है KBr और प्लस यहाँ पे ब्रोमीन गैस मुक्त हो जाती है। फिफ्थ हम देखते हैं विरंजक गुण। तो चूंकि क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक होने की वजह से ये एक अच्छे विरंजक की भांति कार्य करता है। तो ये फूल पत्तियों आदि के रंग उड़ाने में हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। क्लोरीन के गुणधर्म के बाद अब हम इसके उपयोग को देखते हैं। तो उपयोग में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन का उपयोग बहुत से यौगिकों को बनाने में किया जाता है। तो यौगिकों में हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे विरंजक चूर्ण है, उसको बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और इससे पहले ऑक्सीकारक गुण में हमने देखा कि KBr जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा था तो इसका ऑक्सीकरण हो जा रहा था और यहाँ से ब्रोमीन जो है मुक्त हो रही थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का उपयोग ब्रोमीन के बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि बहुत से यौगिक और भी हैं, जैसे फास्जीन हैं और या फिर क्लोरोफॉर्म है। तो इन सब यौगिकों को बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत से यौगिकों के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख रहे थे कि क्लोरीन जल में घुल जाती है और जल में घुल के जो विलयन बनाती है उसको कहते हैं क्लोरीन जल, जो कि प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और थर्ड हम देखते हैं, ये इसमें हम देख रहे थे कि अमोनिया से अभिक्रिया करके यहाँ पे ये NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बना रहा था, जो कि एक विस्फोटक की भांति कार्य करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक विस्फोटक को बनाने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। और फोर्थ हम देख रहे हैं कि चूँकि एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये ऑक्सीकारक होने की वजह से एक विरंजक की भांति कार्य करता है, तो इस प्रकार से क्लोरीन का उपयोग विरंजक की भांति किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने समूह 15, 16 और 17 इन 3 समूहों के बारे में पढ़ा है। अब लास्ट हम देख रहे हैं समूह 18, जो कि उत्कृष्ट गैसों के लिए है। तो इसके सबसे पहले हम सामान्य लक्षण को देखेंगे। तो सामान्य लक्षण में फर्स्ट हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसके जो बाह्यतम कोश होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6। तो इसके तत्वों के लिए हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो पहले समूह 18 के तत्वों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो 18 में सबसे पहले है हीलियम, फिर नियान, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। तो ये इतने तत्व हैं, जिसमें से रेडॉन जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इतने ही तत्व को हम देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनके जो विन्यास हैं वो NH2NP6 टाइप के होंगे। तो वैसे तो हीलियम के लिए अगर हम देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से इसका विन्यास हम केवल 1s2 प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका जो विन्यास है वो ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बाद के जितने भी तत्व हैं, जैसे कि नियान है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होगा, तो उसके लिए विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6 हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश इसका दूसरा है और दूसरे कोश में हम देख सकते हैं कि विन्यास हमें इसी प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देख रहे हैं कि इसमें सभी कोश पूरे होते हैं। तो कोशों के पूरे होने की वजह से ये इसका विन्यास बहुत ही स्थिर होता है और तत्व बहुत ही अधिक स्थायी होते हैं। सेकंड देखते हैं भौतिक अवस्था। तो चूंकि इसके नाम से ही हम देख रहे हैं कि समूह के जो सभी तत्व हैं वो उत्कृष्ट गैसें हैं, तो इनकी जो भौतिक अवस्था होगी वो गैसीय होगी, मतलब गैसीय अवस्था में सभी तत्व उपस्थित होंगे। थर्ड हम देखते हैं परमाणविक त्रिज्या। तो यहाँ पे जो हम समूह के तत्वों की त्रिज्या की बात कर रहे हैं वो त्रिज्या यहाँ पे वॉन डेर वाल त्रिज्या है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इस त्रिज्या में परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जब हम समूह में आवर्त सारणी में जब आवर्त और समूह में ऊपर चूँकि हम जानते हैं कि जब आवर्त सारणी में हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो उसकी परमाणविक त्रिज्या के मान में यहाँ पे कमी आती है। तो ये कमी हम देखते हैं केवल 1 से लेकर 17 समूह तक ही होती है। मतलब एक समूह की जो त्रिज्या होगी वो अधिक होगी, 2 की और घटेगी, तीसरे की और घटेगी और ये 17 तक घटती है। लेकिन जो 18वां समूह होता है उसकी त्रिज्या जो होती है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो समूह 17 होंगे उनकी तुलना में अगर हम समूह 18 की त्रिज्या देखें तो ये त्रिज्या अधिक होगी। मतलब समूह 18 की जो त्रिज्या होगी इसका जो रेडियस होगा वो समूह 17 के रेडियस से अधिक होगा। तो ये तो हम आवर्त में देख रहे थे। अगर हम समूह में देखते हैं, मतलब कि समूह के जो तत्व हैं उनकी आपस में किस प्रकार त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, तो हम चूँकि जानते हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे कमी हो रही थी और समूह में वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रही तो हम देख रहे हैं कि हीलियम से बड़ी नियान की त्रिज्या हो जाएगी, नीचे जा रहे हैं वृद्धि होगी तो नियान से बड़ी आर्गन की हो जाएगी, आर्गन से बड़ी क्रिप्टॉन की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यहाँ पे परमाणुविक त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। अगले लक्षण में हम देखते हैं आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आयनन ऊर्जा हम जानते हैं कि अगर एक परमाणु है तो उस परमाणु से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहाँ पे हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देते हैं तो ये निकलता है, तो उस ऊर्जा को ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और अगर एक परमाणु में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस केस में हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के केस में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन उत्कृष्ट गैसों के लिए दोनों ही केस में हमें ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। मतलब ये हम सामान्य तत्वों के लिए देख रहे थे कि इसमें हमें देनी पड़ेगी और इसमें हमें प्राप्त होगी, लेकिन उत्कृष्ट गैसों के लिए दोनों ही जगह हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं, उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं, ये बहुत ही अधिक स्थायी होती हैं। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहती हैं, मतलब ना तो ये धनायन बनाना चाहती हैं, और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती हैं, मतलब ना ही ये ऋणायन बनाना चाहती हैं। तो यहाँ पे हमें धनायन और ऋणायन दोनों को ही बनाने के लिए बाहर से ऊर्जा देना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पे जो हम देखेंगे वो पॉजिटिव होगा। जब भी ऊष्मा देना पड़ता है तो ये पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि अन्य तत्वों के लिए डेल्टा एच जो होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, हमेशा माइनस में होता है। और आयनन ऊर्जा के केस में तो ऊर्जा हमें देना ही पड़ता है, तो यहाँ पे डेल्टा एच तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो परिवर्तन होता है, जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों के ही मान में वृद्धि होती है। और जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो इसके अपोजिट यहाँ पे कमी हमको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समूह 18 जो होगा सबसे लास्ट में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसके आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पे आते आते 18 तक आते आते ऊर्जा जो कि बहुत अधिक हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसकी आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों ही का मान यहाँ पे बहुत अधिक होता है। समूह 18 के लिए इनका मान अधिक होता है। और अगर हम समूह में परिवर्तन देखें, तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर दोनों के ही मान में कमी आएगी। तो हम कहेंगे कि हीलियम के लिए इसका मान सबसे अधिक होगा, फिर उसके बाद नियान के लिए उससे थोड़ा कम, फिर इसके बाद हम कहेंगे आर्गन के लिए और कम, क्रिप्टॉन के लिए और कम, और जेनॉन के लिए उससे भी कम हमें इन ऊर्जाओं का मान प्राप्त होगा।